दोस्तों, वक्फ तरमीमी बिल कानून पर एक बहुत बड़ा खुलासा निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वक्फ की शुरुआत इस्लाम में कहाँ से हुई है, किस लिए हुई है, मकसद क्या था, और सैकड़ों साल से कई ऐसी इमारतें हैं, इस्लाम की इमारतें हैं, बाकी इमारतें हैं, शेल्टर रूम्स हैं, सामाजिक कार्य के लिए स्कूल भी हैं, जो वक्फ की ज़मीन पे हैं। ये कौन कह रहा है? यह कह रहा है चीफ जस्टिस कपिल सिब्बल। हाँ जी दोस्त, और कहाँ कह रहा है? बंद कमरे में बैठकर 4 अन्य लोगों के साथ, जिसमें शामिल है मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों का सरबराह मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब, और जो कि जमीयत के सदर भी हैं। और इस बंद कमरे में मौजूद है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जो सांसद है। तीसरे लोग हैं जावेद साहब, जो राज्यसभा में 2014 तक थे। और जो 4 लोग हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, माइंड के बेहतरीन हैं। इन लोगों ने जो बंद कमरे में बैठकर वक्फ बिल पर खुलासा किया है, वो सुनने के लायक है। और मैं कहूँगा कि इस वीडियो को हर मुसलमान और हिंदू भाई को भी सुनना चाहिए। सुनने के बाद आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएगा वक्फ के ताल्लुक से। हाँ दोस्तों, आइए सुनते हैं क्या कुछ गुफ्तगू किया गया है बंद कमरे में बैठकर। नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम उस बारे में चर्चा करेंगे जो विवाद अभी हाल ही में उठा है। बात मैं कर रहा हूं वक्फ की। अब वक्फ एक ऐसी चीज है जो जनता आज तक नहीं जानती कि इसका मतलब क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस लिए हुई, इसके पीछे मकसद क्या था। और सैकड़ों साल से कई ऐसी इमारतें हैं, इस्लाम की इमारतें हैं, बाकी इमारतें हैं, शेल्टर होम्स हैं, सामाजिक कार्य के लिए स्कूल्स भी हैं, जो वक्फ की ज़मीन पे हैं। और वक्फ वही बन सकता है जहाँ कोई भी इंसान जिसकी अपनी ज़मीन हो, मतलब कि मालकाना अपना हो, तो फिर वो चैरिटी के लिए वो ज़मीन दे सकता है। अपनी ज़मीन मैं चैरिटी के लिए दे सकता हूँ, लेकिन उसमें एक बहुत अहम चीज़ है जो बाकी चैरिटीज़ में नहीं रहती। वो ये है कि ये वक्फ देना या वक्फ का पैदाइश करना या वक्फ होना, ये एक अल्लाह को दी जाती है। मतलब कि वो ज़मीन उसके बाद वो ख़रीदी नहीं जा सकती, उसको कोई बेच नहीं सकता, इमारत अल्लाह की बन जाती है। ये बाकी चैरिटीज़ में नहीं है। क्रिश्चियन चैरिटी में, बाकी चैरिटीज़ में आप ज़मीन को बेच भी सकते हो। आप कोई ट्रस्ट बनाओ तो वो ट्रस्ट की ज़मीन भी आप बेच सकते हो। तो ये एक ऐसी अलग एक सोच है। और ये इस्लामिक सोच की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, और आज जिस स्थिति पे हम पहुँचे हैं, जहाँ लगभग 20 करोड़ लोग जो एक धर्म को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, उनका जो सामाजिक कार्य वक्फ द्वारा होता है, उसमें बाधा लाने की कोशिश, वो भी कानून के द्वारा। इसके पीछे क्या मकसद है? बहस तो सुप्रीम कोर्ट में होगी और कानून के बारीकियों में हम जाएंगे, और मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं बहस भी करूँगा, लेकिन उस पर हम आज नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सरकार की मंशा क्या है, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। और ज़मीन पे स्थिति क्या है इस कानून के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो जानकार हैं, ज़मीनी लोग हैं, धर्म के लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा जो जानकारी आप लोगों को मिलेगी, शायद मुझे विश्वास है कि आपको थोड़ा समझ आएगा कि इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या समाज के लिए कुछ सरकार कर रही है। एक बात मैं खुद कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हर वक्फ में जो वहाँ मुतवल्ली बैठा हुआ है वो साफ सुथरा है, ये भी नहीं है। वहाँ भी करप्शन है, और करप्शन को मिटाने के लिए कदम भी उठाए जाने चाहिए, और जो सरकार भी कदम उठाएगी हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं
कि वक्फ की आप जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसको ख़त्म कर दो और ख़त्म करने का प्रयास करो। तो सबसे पहले मौलाना महमूद मदनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आए। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हो, पॉलिटिशियन हो, सोशल एक्टिविस्ट हो। आपने शिक्षा के बारे में, नेशनल इंटीग्रेशन में, कौमी एकता में बड़ा काम किया है। और आपके पिताजी तो बहुत एक इस्लामिक स्कॉलर थे, मौलाना असद मदनी साहब। आपके ग्रैंडफादर भी, और मौलाना असद साहब तो पार्लियामेंटेरियन भी थे, और आपके ग्रैंडफादर भी फ्रीडम फाइटर थे, थियोलॉजियन से। तो आपको तो इन चीज़ों पे बहुत जानकारी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जमायत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट रहे, और फिर जहाँ बंटवारा हुआ तो पहले आप जनरल सेक्रेटरी भी थे, फिर आप प्रेसिडेंट बने। तो एक बहुत भारी संस्था आप चला रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, बड़े लोगों के फ़ायदे के लिए कार्य कर रहे हैं। और 2006 से 12 तक आप राज्यसभा के मेंबर रहे। उस समय मैं लोकसभा में था, आप राज्यसभा के मेंबर रहे। और आपने इराक के खिलाफ जो साजिश हुई उसके बारे में आपने काफ़ी चर्चा की। और आप सेंसिटिव हो, माइनॉरिटीज़ राइट के प्रति सेंसिटिव हो, होना भी चाहिए। जो देश में, अगर लोकतंत्र देश में ऐसा नहीं होगा तो कौन करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। संजय जी, जब आप पार्लियामेंट में बोलते हैं तो दीवारें भी गूंज जाती हैं, हिलती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से तो हिला ही देते हो, लेकिन वो 7 स्टार दीवारें भी हिलती हैं। ऐसी आपकी आवाज़ है। और जो आप तथ्य रखते हो तो जो सत्ता पक्ष है वो तिल मिलाता जाए। मैं कई बार आपको देखा है। आपने शुरुआत माइनिंग इंजीनियर के डिप्लोमा होने से की, उड़ीसा में आपने डिप्लोमा लिया। उसके बाद आपने बड़े सामाजिक काम किए, सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन बनाया। आपने लगभग मेरा ख्याल कई साल, 16 साल आपने हॉकर्स की लड़ाई लड़ी। तो आप हमेशा इस पे जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं। उसी सामाजिक कार्य के द्वारा अन्ना कमेटी के आप मेंबर रहे, और कांग्रेस सरकार को आप लोगों ने दिल्ली में साफ कर दिया। हाँ, इस पे थोड़ी रंजिश है मुझे भी। खैर वो तो अलग बात है। हाँ, आप पंजाब में एक इलेक्शन इंचार्ज भी थे, और आप 2018 से लेकर 24 तक राज्यसभा मेंबर और रहे हैं। 2 बार, आपकी 2 बार की टर्म है। एंड यू आर अपोज टू द फार्म बिल्स। आपने राफेल पे बड़ा अच्छा बयान दिया, और इसके बारे जो ज़मीनी आपको जानकारी है शायद ही किसी को होगी। जावेद साहब, आपके बारे में क्या कहूँ मैं? जब आप बोलते हैं ना तो मैं बड़े गौर से सुनता हूँ। आई टेल यू, मैं इसके रीज़न मैं बताता हूँ। रीज़न ये है कि कम लोग स्पष्ट बात कहते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करते, जो तथ्य हैं वो बताते हैं, और बड़े सरल तरीके से। और सिविल इंजीनियर का आपका डिप्लोमा रहा जामिया से, उसके बाद आप ग्रेजुएट बने, रोहिलगंज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस आपने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से की, और आप जनरल सेक्रेटरी रहे जामिया स्टूडेंट्स यूनियन में। आप खास आपका दिलचस्पी रही, जनरल सेक्रेटरी रहे, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन रहे 93-94 में, और फिर ऑफ कोर्स आप समाजवादी पार्टी में गए। आप अपने मुलायम नेताजी के बड़े नज़दीक भी थे, और फिर राज्यसभा में आप आए 2014 से 20 तक, और फिर 22 से आपकी दूसरी टर्म है आपके साथ। हाँ, मेरे साथ, बिल्कुल। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे बड़ी दिलचस्पी से सुनता हूँ। मौलाना साहब, आप ज़रा बताइए दर्शकों को कि इसके पीछे सोच क्या थी, मकसद क्या था, वक्फ कैसे बना? देखिए, आपने वक्फ के बारे में काफ़ी थोड़े से शब्दों में बहुत अच्छे से बयान कर दिया। मैं उसको मज़ीद और बेहतर अंदाज में नहीं पेश कर सकता, लेकिन एक मोटी सी बात अपने लफ्ज़ों में अगर कहना चाहूँ तो वो ये है कि गरीबों के काम आने का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट तकरीबन सारे मजहबों में, धर्मों में मौजूद है। ऐसे ही इस्लाम में भी है। गरीबों के लिए अलग अलग मौक़ों पे बहुत सारे तरीक़े किए गए हैं। ईद का मौका है तो उस मौके पर भी वो कंपलसरी होता है, ईद उल फित्र का सदका, रमज़ान की ज़कात
आप रमजान नहीं, साल की एक मरतबा ज़कात निकालना आपको, वो कंपलसरी होता है। अच्छा। बिल्कुल कंपलसरी है, 2.5% आपको निकालना। तो इसी के साथ साथ ये बात आई कि कुछ ऐसी चीज क्रिएट की जाए जो रेगुलर हो, आदमी रहे या ना रहे। ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये पैगंबर अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो बाग था और उसकी इनकम का उन्होंने गरीबों को, यतीमों को बांटना शुरू किया। और फिर एक फैसला हो गया कि भाई अब इसको चेंज नहीं किया जाएगा, इसके नेचर को, इसको किसी चीज को न तो नेचर को चेंज किया जाएगा, न प्रॉपर्टी को चेंज किया जाएगा, ये बाकी रखा जाएगा। बेच नहीं सकते, ये हुक्म, अल्लाह हाँ, ये हुक्म हो गया कि ये अल्लाह के लिए, क्योंकि दान जब करेगा तो अल्लाह ही के लिए करेगा, तो वो प्रॉपर्टी फिक्स हो गई। अब इसके फायदे भी हैं, लोग बताते हैं, नुकसान भी है। कुछ लोग ये भी थ्योरी पेश करते हैं कि इसका नुकसान है, स्टिकअप हो गया, आप प्रॉपर्टी को अगर एक जगह से बेच के दूसरी जगह और बड़ी ले सकते हैं, प्राइम लोकेशन की जमीन है, इनकम कम हो रही है, उसको बेच लीजिए, बड़ी ले। लेकिन यहाँ ये हो गया कि नहीं, ये फिक्स है, आप इसको अमेंड नहीं करेंगे। इससे आमदनी ज्यादा नहीं हो सकती, चाहे आमदनी हो या ना हो, कम हो चाहे, मान लीजिए 100 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है मेन सिटी में, आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा और 100 करोड़ में एक दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, वो उससे कई गुना बड़ी है, कई गुना बड़ी है, तो उससे इनकम भी हो सकता है कि बढ़ जाए इस प्रॉपर्टी से जो सिटी के अंदर है या अच्छी लोकेशन पर है। इसके बावजूद कि ये चांसेस हैं कि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये फैसला हो गया, कर लिया, हो गया, नहीं हमने नहीं किया ये फैसला, उसी वक्त हो गया ये फैसला, भाई इसको आप हाथ नहीं लगाएंगे। तो करप्शन को रोकने का सबसे, इनकम ज्यादा हो या कम हो, ये है सेकेंडरी। फर्स्ट ये है कि आप इसमें वो नहीं होने देंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, ताकि चेंजिंग को बंद कर दिया तो आप करप्शन तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, कोई चांस नहीं रह गया करप्शन होने का। ट्रस्ट है मेरे पास, हमने ट्रस्ट में कोई जमीन खरीदी थी, बाद में उसको बेच ली, बेच करके कोई और जमीन खरीद ली, आसान है, रास्ते खुले हुए हैं, वक्फ में रास्ता बंद कर दिया गया, यानी करप्शन भी नहीं कर सकते आप इसमें। तो मोटे तौर पर तो यही बात है। अब यहाँ की बात आती है तो मुझे बहुत हैरत होती है जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को देखता हूँ। मुझसे 2-3 दिन से बहुत सारे लोग कह रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से कि तुम्हें, भाई मैंने कहा आप वैसे ही वन साइडेड हो, क्या बात करेंगे आप कि नहीं, अच्छा तो तुम आ जाओगे, बैठ जाओगे, बात कर लोगे, अपनी बात कह लोगे तो हमारा वन साइड होना खत्म हो जाएगा। मैंने कहा आप बाजा बजा रहे हैं 19 मरतबा, 20वीं मरतबा मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। एक और दूसरी एक प्रॉब्लम और है, समझना नहीं चाह रहे हैं लोग। तीसरी एक और बात है, वो ये है कि 10 साल तो हो गए हमारे मोदी जी को सरकार में बने हुए, फिर बहुत सारे स्टेट्स में भी सब जगह उन्हीं की सरकार है, फिर भी खतरा हिंदुओं को ही है। सॉरी, मैं ये लफ्ज यूज नहीं करता हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही खतरा है जो कि मेजोरिटी में भी है, जिसकी सरकारें भी हैं। अब वो खतरे दिखाते रहेंगे कि साहब ये इन्होंने उंगली रख दी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम सुधार लाना चाहते हैं। अब वो दोनों बातें कर रहे हैं, एक तरफ ये बात चल रही है कि सुधार लाना चाहते हैं, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड बात है और इस सुधार को समझ में भी आती है कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, आप सुधार लाना चाहते हैं। तो सुधार लाने के लिए आपने जो प्रोविजन आप नए लेकर के आए, इसमें तो बेचने वाले, खरीदने वाले और करप्शन करने वाले के लिए रास्ता आपने आसान कर दिया। तो सुधार कैसे मानेंगे? कल भी मैं बहस कर रहा था किसी, भाई सुधार कैसे मान लेंगे, जरा ये तो समझा दिया जाए कि जिसने करप्शन किया उसको और टाइट करना चाहिए। वो कहते हैं, थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, वो कहते हैं कि भैया ये जो जमीन है ये आपने ऐसी जमीन पे कब्जा कर रखा है जो वक्फ है नहीं। हाँ, ये एक बात आती है, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए सुधार हम कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ ने ऐसी अच्छा, जमीन ये सुधार कर रहे हैं, ये सुधार, ये वाला सुधार, ये वो कहना चाहते हैं। तो क्या आप इससे सहमत हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करने की। सहमत हूँ या नहीं हो अलग बात है, मैं उनका आरोप बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो उस आरोप का जवाब तो मेरे से अच्छा तो क्या नाम है, संजय जी आप ही बताइए कि ये आरोप। सर, पहली बात तो ये कि मोदी जी मुसलमानों का भला करने के लिए कानून लेके आए, ये कहा जा रहा है, ये अपने आप में एक झूठी और बेबुनियाद बात है।
मोदी जी देश में नफरत फैला के, झगड़े करा के, समाज को बांट के अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इस मकसद से ये बिल लाया गया। आप समझते हो राजनीतिक सोच, राजनीतिक सोच है और कुछ नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये कि वो झगड़े कराना चाहते हैं, और दूसरा ये कि इसके जरिए वो अपने दोस्तों को धार्मिक संपत्तियों पे कब्जा कराना चाहते हैं। अच्छा, ये भी एक वजह है, और इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा। पहली बात तो आप कह रहे हो कि भाई ये वफ जो है वो कहीं भी आदमी अगर घोषित कर दिया तो वफ हो जाएगा। हाँ, ये भी है। करेक्ट। किसी भी जमीन पे गया और कह दिया कि साहब ये हमारी जमीन है, ये वफ की जमीन है, तो उसकी हो गई। ये कहां से मूर्खतापूर्ण बहस चलाई गई, मैं हैरान हूं। मैं जेपीसी का, मैं भी टीवी की बहस सुन रहा था। मैंने कहा यार ऐसा कुछ होगा तो पूछेंगे जेपीसी में। तो जितने भी विद्वान वहां पे आए, हमने पूछा भाई कहीं पे आपने अगर घोषित कर दिया वफ तो वफ हो गई? तो उसके 1000 तर्क हम लोगों के सामने, जेपीसी के सामने आए, जिसमें बीजेपी के भी मेंबर बैठे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई वफ की जमीन देना चाहते हैं, अगर आप कोई जमीन दान करना चाहते अपनी हैं, जमीन, अपनी खुद की जमीन, तो आप उसको घोषित करेंगे कि हम ये जमीन दान करना चाहते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर और सर्वेयर उस जमीन की जांच करेगा, उस जमीन को देखेगा कि ये जावेद अली की है कि नहीं है, ये महमूद मदनी साहब की है कि नहीं है। उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन का टाइम देगा कि जावेद अली जी इस जमीन को दान करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को, अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो इसको आप इसमें अपनी आपत्ति लगाइए। ये प्रावधान है, ये प्रावधान है। अगर उसने आपत्ति नहीं लगाई तब वो जमीन वक्फ के नाम पे पंजीकृत होती है। पहला तब कहते हैं वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ऑलवेज अ वक्फ। फिर आपने उसको पंजीकृत कर दिया। उसके बाद, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने कहा 2013 के जो संशोधन आए थे उसमें कहा कि साहब देश भर की जो वक्फ की जमीन है वो पंजीकृत होना चाहिए। उसके बाद दूसरी सरकार आ गई, आदरणीय मोदी जी आ गए, तो उन्होंने 14 से लेकर 20 तक दिन रात जो भी प्रयास किया, खूब मेहनत की उन्होंने दिन रात पूरे देश की जमीनों को पंजीकृत करने के लिए। और उस समय मुख्तार अब्बास नकवी साहब देश के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे। मैं जेपीसी के हवाले से सारी चीजें आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं पूरी चीजों का गवाह रहा हूं, और इस देश के लोगों को यह जानना चाहिए कि भाजपा कितना सुनियोजित तरीके से नफरत फैलाती है। तो उसमें एक एफिडेविट इनकी महमूद मदनी साहब की जो कमेटी आई थी उसके वकील ने दिया। उसमें क्या लिखा हुआ था? भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके कहा 2020 के अंदर कि हमने देश भर की सारी वक्फ की संपत्तियों को वामसी पोर्टल पे पंजीकृत कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। 99% संपत्ति ऑनलाइन हो चुकी है, यानी कि आपने उसकी जांच कर ली, उसके कागजात देख लिए, उसको पोर्टल पे डाल दिया। जब मैंने माइनॉरिटी अफेयर्स सेक्रेटरी से बार बार ये बात पूछा, हमने कहा ये शपथ पत्र तुम्हारा है? बोले हाँ हमारा है। तुमने लिख के दिया है? हाँ हमने लिख के दिया है। तो जब तुम खुद मान रहे हो कि हाँ देश की 99% संपत्ति ऑनलाइन है, उसकी जांच हो चुकी है, उसके रिकॉर्ड मिल चुके हैं, तो फिर तुम दोबारा क्यों कह रहे हो कि 6 महीने में हमको सारे कागज दो? बोले नहीं साहब वो है या नहीं है, मतलब वो घुमा फिरा के बातें। इसका मतलब झगड़ा कराना चाहते हैं आप, दोबारा कागज मांग के। अब 300 साल पुराना किसी मंदिर के जमीन की कागज आप मांग लें, किसी गुरुद्वारे की जमीन के कागज आप मांग लें, किसी चर्च की जमीन के आप कागज मांग लें, जैन धर्म की जमीनों के कागज मांग लें, बौद्ध धर्म की जमीनों के कागज मांग लें, क्या मिल जाएगा सर? 60 साल 70 साल पुराना भी क्या मिल जाएगा? क्या ये तो 2-2 4-4 क्या मिल जाएगा? बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ऐसे हुए जिन्होंने मंदिरों के लिए मुंह जबानी दान कर दिया, लोगों ने बना लिया वहां पे मंदिर। अब आप कहेंगे कि साहब इसकी जमीन दो, नहीं तो हम इस मंदिर पे बुलडोजर चलाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। इसी तरह कई मस्जिदों के लिए भी ये मस्जिदों के लिए भी है, ये गुरुद्वारों के लिए भी है, ये जमा मस्जिद, ये चर्चों के लिए भी है, सब जगह के लिए है। अच्छा, दूसरी बात, फिर ये कहते हैं साहब इससे आमदनी बहुत हो सकती है वक्फ की जमीन से। अरे भैया कैसे आमदनी हो सकती है? आप कब्रिस्तान में मुर्दों से पैसा वसूलेंगे? वक्फ की जमीन पे कब्रिस्तान है,
आप मुर्दों से पैसा वसूलोगे, भाई उठो उठो पैसा दो, मोदी जी ने कहा है पैसा दीजिए। फिर आप मस्जिद में जोहर की नमाज है, टिकट लग रहा है, चलिए आइए, इशा की नमाज है, टिकट है, आइए, आमदनी दीजिए। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा हो सकता है क्या? मगरिब की नमाज का टिकट इतना है, अगर पढ़ने आना है तो इनके यहां कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर मेंटेनेंस कैसे? अब इनका जो वो चंदे से करते हैं, मस्जिद की जो कमेटियां होती है वो इनके चंदे से करते हैं। यहां तक कि इमाम की जो तनख्वाह होती है, अब तो कुछ राज्यों में जिसमें भाजपा शासित भी राज्य हैं, हमारी सरकार को ज्यादा इन लोगों ने बदनाम किया, दिल्ली की सरकार को, उसमें कर्नाटक है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तमाम राज्य सरकारें हैं जो इमामों को तनख्वाह देती हैं। लेकिन उसका इन्होंने मस्जिद कमेटी के माध्यम से चंदे का भी अपना एक सिस्टम उसके मैनेजमेंट को चलाने के लिए बना रखा है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत चढ़ावे का सिस्टम है वो दरगाहों पे। तो आमदनी कहने लगे साहब 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। मैंने कहा ज्यादा मेहनत ही मत करो, एक नीरव मोदी को पकड़ के लेके आओ, 20,000 करोड़ उससे वसूलो, देश के करोड़ों मुसलमानों के तुम्हें फायदे की चिंता है, 12,000 इनको दे दो, 8,000 करोड़ अपने पास रख लो। ये कौन से बेवकूफी के तर्क आप दे रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार मैं कह रहा हूं सर, कि ये अपने दोस्तों को धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके देने की एक शुरुआत है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने कोशिश किया किसानों की जमीन कब्जा करने की, वो काला कानून पास नहीं हो पाया। अब सबसे ज्यादा जमीन धार्मिक संपत्तियां हैं, वो चाहे मंदिर की हो, चाहे चर्च की हो, गुरुद्वारे की हो, मस्जिद की हो। एक चीज क्या फैलाई गई, दुनिया के तमाम मुल्कों में उतनी जमीन नहीं है जितनी जमीन वक्फ के पास है, 8 लाख। अरे भैया हिंदुओं को इतना मत कमजोर समझो। मौलाना साहब बैठे हुए हैं, बुरा मानेंगे मेरी बात को मदनी साहब, हिंदुओं के पास हिंदुस्तान में वक्फ से 3-4 गुना ज्यादा संपत्ति है। ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे, चाहे आप, मैं कागज दे दूंगा चला दीजिएगा, आपने भी उसको पढ़ा था, बहुत संपत्ति है। 10 लाख एकड़ तो खाली 4 राज्य मिला के है, और इनका 9.4 लाख एकड़ है। अभी उन्होंने ऑर्गेनाइजर वेबसाइट पे चर्च की जमीन छाप दी कि 1.7 करोड़ एकड़ जमीन हिंदुस्तान में चर्चों के पास है। वो अब शुरुआत होगी, तो शुरुआत हो गई। तो इसलिए सर, लेकिन अब ये जो इसमें शुरुआत तो हो गई है बस, पर ये माफी चाहूंगा, लेकिन ये रुकेगा सिर्फ क्रिश्चियन तक नहीं, ये सब पे सार पे आएगा, सब पे जाना। आना सबका है नंबर। अगर खामोश रहेंगे तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। लास्ट बात जो मदनी साहब पूरी नहीं कर पाए थे, कि भाई आप कह रहे हो वक्फ में बहुत भ्रष्टाचार है, कहते हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो उनके यहां सख्त कानून था, उसको आपने घटा के 3 साल से 2 साल की सजा कर दी। पहले था कि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो गैर जमानती धाराओं में उसकी अरेस्ट होगी, अब आपने उसको जमानती बना दिया। जी हाँ। इसका मतलब अगर अडानी जी को कोई जमीन दी जाएगी और भ्रष्टाचार उसमें कहीं साबित होता है तो उनकी कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये मोदी जी ने अपने दोस्तों के लिए कानून बनाया है। ये भ्रष्टाचार का क्या सवाल है भाई? भ्रष्टाचार के लिए अगर आपको कानून बनाना होता तो पता नहीं देश के मुसलमान इस बात से सहमत होंगे नहीं होंगे। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, इसमें 7 साल की सजा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं 7 साल की सजा कीजिए, बिल्कुल। कम से कम वक्फ की जमीन में जो भी बेईमानी और भ्रष्टाचार करे उसको 7 साल की सजा आप कीजिए। तो कोई भी संस्था में ऐसा हो तो होना चाहिए। बिल्कुल। जावेद भाई आप बताइए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, खास जानते हैं वहाँ जमीनी हालात क्या हैं, तो आप जरा। मैं संजय सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए और दोनों वक्ताओं की बात से सहमति जताते हुए 2-3 बातें कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से मुसलमानों के फायदे के लिए इसने कई काम किए हैं। कई काम किए हैं, तो गिनाते तो फायदे हैं, लेकिन उनका जो मकसद होता है उससे पहले इतनी कैंपेन करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को एज ए होल डिफेम करने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार पॉइंट है ये। जी हाँ। आते ही इन्होंने शोर मचाया, हज की सब्सिडी इतनी दी जा रही है, इतनी दी जा रही है, हम इसको लेंगे और गरीब मुसलमानों को इससे हम फायदा पहुंचाएंगे। वो हज की सब्सिडी बंद हो गई, उसके बाद एयर इंडिया भी बंद हो गई क्योंकि एयर इंडिया को बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में हज की मिल जाता था, जिससे वो सांस लेती रहती थी। वो इन्होंने खींच लिया, बंद हो।
मैं ये पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट में मेरे बोलने का समय बहुत कम था, इसलिए मैं पूछ नहीं पाया वहां, आपके माध्यम से पूछ रहा हूं। हज की सब्सिडी का जो लाखों करोड़ों रुपया ये बताते थे, जो हज की सब्सिडी पे सालाना खर्च करते थे, 8 साल से बंद है, उसमें तो काफी पैसा इकट्ठा हो गया होगा। वो मुसलमानों के फलाह व बहबूदगी पे, उनके विकास पर, उनके उत्थान पर कहां कहां खर्च किया। बहुत अच्छा। दूसरा मसला, तलाक से साहब हम स्त्रियों को बहुत ज्यादा अधिकार देंगे, तलाक का कानून लेकर के आए। कानून से जो फायदा हुआ नहीं हुआ वो तो राजनीतिक वो तो फायदा एक हुआ। अलग बात है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन कितनी तलाकें रुक गईं और रेट में कितनी कमी आई, आज ये सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। ये मुसलमानों के लिए फायदे का ये कानून लाए। अब ये फायदे का कानून लाए हैं, तो कानून लाने से पहले महीना भर पहले से खबरें लीक कर करके पूरा मिस इन्फॉर्मेशन और मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे डिफेम करेंगे जैसे कि ये सब लैंड ग्रेवर है। ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो लैंड ग्रेवर है, भूमाफिया है, और जहां भी उंगली रख देती है वहां वक्फ हो जाता है। अभी मौलाना साहब ने भी बताया और संजय सिंह जी ने भी बताया कि वक्फ के होने की क्या प्रक्रिया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने फैलाई है उस पर गौर करने की जरूरत है। नंबर 1, जहां भी उंगली रख देंगे वहां वक्फ हो जाएगा, जबकि कहीं से कहीं तक ऐसी कोई बात नहीं है। आप कानून के जानकार हैं, आप जान। एक मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने फैलाई ट्राइब्यूनल के बारे में कि साहब वो ट्राइब्यूनल जो है वो जो फैसला कर देगा उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। देश के अंदर मैंने पढ़ रहा था, क्योंकि मैं कानून नहीं जानता इसलिए पढ़ के ही थोड़ी बहुत जानकारी लेता हूं। कहीं मुझे पता चला 40 ट्राइब्यूनल हैं, कहीं पता चला 70 ट्राइब्यूनल हैं, और उनमें से अनेक ट्राइब्यूनल ऐसे हैं जिनके निर्णय को चुनौती देने की वही प्रक्रिया है जो वक्फ के ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया। और ट्राइब्यूनल तो छोड़िए सर, हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में और प्रदेशों में भी होगा, एक परमानेंट लोक अदालत है। परमानेंट लोक अदालत में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज उसका चेयरमैन होता है और 2 सामाजिक कार्यकर्ता उसके मेंबर होते हैं। वो एक सीमा तक, अस्पताल से विवाद हो तो, बिजली से विवाद हो तो, फीस का विवाद हो तो, इस तरीके के सिविल मैटर्स को वो तय करते हैं। उनके फैसले को भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसमें भी रिट में ही जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में। तो एक परमानेंट लोक अदालत जो न्याय व्यवस्था में बहुत छोटी सी चीज है, उसके अंदर भी आप ये अधिकार मतलब नहीं दे रहे हैं उसे चैलेंज करने का, तो वक्फ का तो ये आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ मामला है, धर्म से भी जुड़ा हुआ मामला है, बड़ी प्रॉपर्टी का भी मामला है, और फिर सामाजिक कल्याण के हेतु ये काम किए जा रहे हैं, इसका मामला है। फिर साथ में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ट्रिब्यूनल मुसलमान नहीं बनाते हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ट्राइब्यूनल बनता कैसे है। ट्राइब्यूनल कोई मुतवल्लियों की जमात नहीं बनाती है, जमात उलमा हिंद नहीं बनाती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाता है। ट्राइब्यूनल में जो भी नियुक्तियां होती हैं वो सरकार के द्वारा होती हैं, सरकार करती है। तो फिर आप ऐसे लोगों को क्यों नियुक्त करते हैं जिन पे पहले से ही आपका विश्वास है। ये सब बातें हैं। रहा सवाल ये साहब के इनकम बहुत है, मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था जो संजय सिंह जी ने कही, ज्यादातर तो कब्रिस्तान है, इनकम का कोई प्रश्न नहीं। यतीम खाने हैं, इनकम का कोई प्रश्न नहीं। मदरसे हैं, इनकम का कोई प्रश्न नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, वक्फ संपत्ति जो होती है उसका मैनेजमेंट नॉन प्रॉफिट सिद्धांत पर होता है, उससे लाभ अर्जित नहीं किया जाएगा। यहां जो हमदर्द दवाखाना जिसका आजकल बहुत चर्चा है, उसके जो वो उसका दस्तावेज है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वक्फ कंपनी है, वो नॉन प्रॉफिट है, उससे प्रॉफिट होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है। सोच असली वक्फ यही है कि ये जो एक बार अल्लाह को दी गई उसके बाद उसकी कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। तो अच्छा, अब रहा साहब के रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैं आपको कहता हूं सर, वक्फ की संपत्ति तो छोड़ दीजिए, आप उत्तर प्रदेश के क्या देश के किसी भी गांव में चले जाइए, हमारा जो घर है उसका कोई कागज हमारे पास नहीं है। मेरे पड़ोसी का जो घर है उसके पास कोई कागज, मेरे पूरे गांव में
सन 74 से पहले के जो घर हैं, 74 में इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पहुंच जाएंगे, काहे को सब बोलते नहीं हैं। पहुंच जाए, पहुंच ही जाएंगे, पहुंच जाए, 101% नहीं पूरे के पूरे गांव खाली करवाने पड़ेंगे। सन 74 में ग्राम सभा के पट्टे हुए थे तो उनके पास तो कुछ कागज मिल सकता है, लेकिन सन 74 से पहले जितने भी मकान हैं गांवों में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी के पास कोई कागज नहीं है, क्योंकि वो दाद इलाही संपत्ति कह करके कही जाती है। अगर हमें बेचना भी होता है तो उस कागज में लिख दिया जाता है कि हमारी दाद इलाही संपत्ति है, इसके पूरब में इसका मकान है, पश्चिम में इसका मकान है, लेकिन उसके पास कोई अपना दस्तावेज नहीं होता है। तो और मस्जिदें तो कब से बनी है? जब से गांव बसे हैं, जब से मस्जिदें हैं, जब से कब्रिस्तान है। अब इनके ये दस्तावेज मांगेंगे तो फिर वो तो मेरे गांव के आसपास जो मंदिर हैं उनके भी नहीं है, पुराने मंदिरों की, गांवों की मैं इस बात कर रहा हूँ, शहरों की नहीं कर सबके रहा। मांगने चाहिए फिर। नहीं, मैं कहूँ नहीं, या फिर किसी के नहीं मांगने चाहिए, या किसी के नहीं, या या किसी सबके। के नहीं मांगने चाहिए। मतलब हाँ, लेकिन इस मुद्दे को मैं नहीं उठाना चाहता हूं। इसे कहते हैं इस तरह नहीं हमारे उठाना ततैन चाहता। नहीं, होती वो है। मांगेंगे आगे कब्जा करने इस की नीयत ततैन से के- सबके मांगेंगे। छत्ते में हाथ डालना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये बड़ा विवादित मामला है कि आप एक कौम को लेकर उनके प्रति ऐसे कदम उठाएं कि जो भी थोड़ी बहुत उनके पास वक्फ की संपत्ति है, जो सामाजिक कार्य के लिए है, उसको भी आप कहोगे कि ये तो सरकार की हो गई। नहीं तो अगर जैसे कह दोगे सरकार की हो गई तो फिर ये तो फिर ट्राइब्यूनल में जाके फिर लड़ना पड़ेगा। तो मकसद वही है जो संजय सिंह जी बता रहे हैं। अच्छा, इन संपत्तियों को चिन्हित करो और इनको जो है फायदा बता करके किसी को बेच दो या उन्हें जो है कम किराए पर दे दो, क्योंकि वक्फ की जो कम किराया, प्रॉपर्टी है, लॉन्ग लीज, कम किराया लॉन्ग। लॉन्ग लीज। अभी भी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जो थोड़ा बहुत किराया आता है, आमदनी एक तो मजारों से है और दूसरी बहुत नॉमिनल नगण्य आमदनी जो है वो मस्जिदों के आसपास जो दुकानें मस्जिदों की प्रॉपर्टी में बन जाती हैं, 10 रुपए 12 रुपए की दुकानें हैं। तो अब मान लीजिए कोई हमारी वक्फ की संपत्ति है, अब आज उससे हमारी आमदनी 1000 करोड़ है, मान लीजिए पूरे देश के अंदर 1000 करोड़ हो रही हो, संपत्ति है लाखों एकड़ की, तो उस संपत्ति को कितना बढ़ा देंगे? उसका किराया, एक लिमिट होती है ना किराया बढ़ाने की। हाँ, मकान मालिक भी जो किराया बढ़ाता है, ऐसा तो है नहीं कि एक साथ 1000 गुना कर देंगे। तो जो 10 रुपए की दुकान है उसको जो है 20 रुपए पे कर देंगे, जो 200 रुपए की दुकान है उसको 400 रुपए पे कर देंगे। जो टोटल 1000 करोड़ अगर आता होगा, आना चाहिए इनके हिसाब से, उसे बहुत बढ़ाएंगे तो 1200 करोड़ कर देंगे, 1300 करोड़ कर देंगे, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अपने दोस्तों को फायदा नहीं, पहुंचाना है। वो उस संपत्ति को कम किराया तो बढ़ा बार बार यही बात कह रहा हूं। वो उनको दे देंगे जी हाँ। और कहेंगे देखिए आपको इससे इतने पैसे मिलते थे, अब हम इस पे जो है 200 करोड़ 400 करोड़ ज्यादा मिलेंगे आपको। इस तरीके से ये संपत्तियां उनको दे देंगे, लॉन्ग लीज पे दे देंगे। यही इनका मकसद है। और दूसरा, एक बीजेपी के पास जो फार्मूला या हथियार है सर, वो स्पष्ट हो गया है कि उनके पास डिलीवरी तो कुछ है नहीं। 10-11 साल की सरकार के बाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना उनका मकसद है और इससे वो लाभ लेते रहे हैं। अब अल्लाह जाने कितने दिन तक ये उनका हथियार जो है चलेगा करेगा। और कितने दिनों में ये कुंद होगा। देखने में ये ऐसा क्या लगता है, आपको देखने में चलेगा? ऐसा लगता है कि जैसे मजलूम मुसलमान है और अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है, वो मुझे बहुत दिनों से इस बात को कहता चला आ रहा हूं। वो ये है कि हमें तो जलील कर दिया है, इज्जत हमारी चली गई है, ये एक बात। लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जितना नुकसान मुसलमान का हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान तो इंडिया की कॉमन सिविल सोसाइटी का है। कि आप मुसलमान को मालूम है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर और लोगों को तो ये पता ही नहीं कि उनको कैसे ठगा जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मीडिया का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे बड़ा रोल लोगों को बेवकूफ बनवाने में इनके हाथ से वो मीडिया का है। उसका पूरा प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी खूबसूरती से, शायद पिछले 200-500 साल में किसी ने नहीं किया होगा। दुनिया के किसी तुगलकी लोगों ने, किसी ने, जितने भी गुजरे हैं 2-4-5, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तुगलकी स्टाइल के लोग, किसी ने इतना नहीं किया होगा जितना ये आसानी से और खूबसूरती से कर रहे हैं। तो दोनों बातें हो रही हैं, एक तरफ मुसलमान जलील हो रहा है, दूसरी तरफ दूसरे लोग बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और वो बेवकूफ बन रहे हैं। अच्छा, जब कोई बेवकूफ बन रहा हो तो उसे आप कैसे समझाएंगे? बेवकूफ बनने का शौक हो गया है
भाई आप जरा आंखें तो खोलो अपनी, तुम्हारी इश्यूज जो रियल इश्यूज हैं उनमें क्या हो रहा है। वक्फ इशू नहीं है। हो सकता है 5, 7, 10 जगह किसी वक्फ वाले ने कुछ गड़बड़ भी कर रखी हो। जी हाँ। मसलन उसने वक्फ के अंदर गड़बड़ कर रखी होगी, ये भी हो सकता है कि वक्फ के बाहर भी कुछ गड़बड़ कर रखी हो कि मेरे पास एक वक्फ है, आप पड़ोसी हैं, तो आपकी जमीन पे भी कुछ गिरेब कर लिया होगा मैंने। ऐसा हो सकता है 2, 5, 7 जगहों पे, 10 जगहों पे ऐसा हुआ होगा। लेकिन वो इसकी जरूरत नहीं थी कि आप उसके लिए इतना सारी चीजें लेकर के आएंगे। वो जो जितनी चीजें आप लेकर के आ रहे हैं, जो आपने इशू उठाया था वो इग्नोर हुआ है इस पूरी गुफ्तगू में। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे मुंह छुपाएंगे अगर हम, आंख चुरा नहीं सकते। वो ये है, वक्फ नहीं है, हमने उसे वक्फ घोषित कर लिया। पुराने बोर्डों ने कानून का सहारा लेकर, जो 2013 में जो अमेंडमेंट सारी आई, उनका सहारा लेकर उनको रजिस्टर कर लिया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको पहले री रजिस्टर करेंगे और री रजिस्ट्रेशन का और सारी वो नया प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये जो एक बहुत ही गंभीर बात है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जहां सरकार का झगड़ा होगा वहां कुछ नहीं चलेगा, वो मान लिया जाएगा ये सरकार का। तो वक्फ के बीच में और सरकार के बीच में झगड़े हैं कुछ जमीनों को लेकर। अब उनकी संख्या के बारे में हो सकता है कुछ ज्यादा हो कुछ कम हो, वो है एक रियलिटी। क्या ये झगड़ा डिफेंस की जमीन के बीच में और गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में नहीं है? रेलवेज के बीच में और दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में नहीं है? मंदिरों के बीच में, मंदिरों के कितनी हजारों एकड़, लाखों का लफ्ज शब्द नहीं कह रहा हूं, वो ये अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि रिसर्च नहीं करी है मैंने, लेकिन हजारों एकड़ जमीनें मंदिरों की अलग अलग जगहों पर सरकारों ने कब्जे कर रखे हैं। सरकारों के साथ उनके भी झगड़े चल रहे हैं। तो अगर झगड़ों को निपटाना है और उस निपटाने के लिए आपको अमेंडमेंट की जरूरत है, तो सब जगह अमेंडमेंट की जरूरत है। 2013 में हुआ था, और उसको सिस्टम के साथ आप उसको करिए। ये इस तरह से कैसे करेंगे? आपके जबरदस्ती कर लेंगे, यानी इस तरह से कानून बना करके। संजय जी आप कह रहे थे कि मकसद इनका ये है कि भाई जमीनें हड़प कर लो और पैसा बना लो, कैसे आप कह? देखिए, पहली बात तो सर ये है कि अगर भ्रष्टाचार को ही आप मुद्दा मानते हैं तो सबसे पहले अपनी सरकार आप बंद कीजिए। देश भर के सारे भ्रष्टाचारी तो आपके साथ हैं। वो तो एक अगर उस पे अलग दिल से पे करेंगे। हाँ, उसको अलग से कीजिए। तो मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए आप, एक निर्णय आया अभी, अंतरिम आदेश है। ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड ट्विटर हैंडल है, ये लिख रहे हैं शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। ये इस्लामिक सिंबल उनके गुंबद पे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पे। ये कौन लोग हैं? ये सब बीजेपी के समर्थक ट्विटर हैंडल है और वेरीफाइड हैंडल है। मैं कोई ऐसा हैंडल नहीं आपको दिखा रहा हूं जो वेरीफाइड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पे इस्लामिक चिन्ह लगा। ये आप करेंगे इसलिए कि अभी एक अंतरिम आदेश आ गया। इस पे तो बोलना चाहिए। इनका धर्म से क्या लेना देना चाहिए कि ये गलत है। इनका धर्म से क्या लेना देना है? इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इनका मैं ये कहा, आप तो सर लड़ रहे हैं इस केस को, तो आप इस चीज को आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, अयोध्या के अंदर 13,000 एकड़ जमीन सेना की, जी, भारत की सेना की जमीन, जिसको ये लोग कहते हैं कि हम बड़े राष्ट्रवादी हैं। इनके राष्ट्रवाद की सच्चाई ये है, इनके धर्म की सच्चाई ये है कि ये धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। 13,000 सेना की एकड़ जमीन उठा के अपने दोस्त अडानी को, रामदेव जी को, रविशंकर जी को इन्होंने उठा के दे दिया। ये धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। ये काशी कॉरिडोर के नाम पे 300 मंदिर इन्होंने तोड़वाया सर। और ये एक पीएसपी कंपनी है जिसको इन्होंने ठेका दिया काशी कॉरिडोर का। इसमें ये कहां की कंपनी है? ये गुजरात की कंपनी है। ये 2008 में बनी। इसके बाद इसको गुजरात में मोदी जी ने विधानसभा बनाने का ठेका दिया, रिवर फ्रंट बनाने का ठेका दिया, मेडिकल कॉलेज बनाने का ठेका दिया, हॉस्पिटल बनाने का ठेका दिया, काशी में काशी कॉरिडोर के नाम पे ठेका दिया। और उसके बाद 14 ठेके उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे योगी की सरकार ने इनको ये कह के, योगी की सरकार से मोदी जी ने बड़ा इनका ड्रीम प्रोजेक्ट इन्होंने काशी कॉरिडोर के नाम पे पूरा कर दिया, इसलिए 8 प्रोजेक्ट इनको मिल गए। ये गुजरात की कंपनी है। मैं आपसे इत्तेफाक तो मैं एक मिनट आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि मेरा मानना है कि इस देश में सबसे होशियार, सबसे काबिल,
सब जो बनाने संस्थान बनाने में लोग केवल गुजरात के हैं। मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं हूं सर, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं यहाँ हूं, लेकिन कैसे मैं ये कहते कह हैं रहा गुजरात के हैं, हूं, गुजरात मैं के। ये कह रहा हूं, मैं किसी राज्य के खिलाफ गुजरात नहीं के हूं। नो पार्लियामेंट मैं भी तो किसी बनाया। भाषा के खिलाफ नहीं, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा, वहां पे आपको एक कंपनी नहीं मिली जो काशी कॉरिडोर बना सके। सब इनएफिशिएंट लोग हैं भैया, गुजरात के लोग सभी और मैं ये कह रहा हूं हिंदुस्तान में कोई और पूरे efficient है ही उसका नक्शा बनाने का काम गुजरात की कंपनी को। गुजरात में बहुत सारी कंपनियां जो मोदी जी की पसंद की नहीं है, वो कंपनियां उनके पसंद की है जो उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाती हैं। मैं खुले शब्दों में कह दूं, मैं कोई गुजरात के खिलाफ कहने वाली बात नहीं है, गुजरात की कंपनी के खिलाफ नहीं। वो कंपनियां उनको पसंद है जो गुजरात जिसमें एक अडानी जी भी हैं, जो उनके हिसाब से काम करते हैं, उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। वो सारी कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां हैं। तो आप एक धर्म के नाम पे धंधा करने की पूरी आपने कोशिश और मुहिम चला रखी है। दूसरी बात जो अभी यहाँ पे हो रही थी, तो जेपीसी के सामने एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण आया था कि भाई अगर आप आज ये शुरुआत कर रहे हैं वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने के लिए, क्या गारंटी है आप कल गुरुद्वारे की जमीन नहीं कब्जा करेंगे, मंदिरों की जमीन नहीं कब्जा करेंगे, बौद्धों की जमीन नहीं कब्जा करेंगे, जैन। ये तो एक शुरुआत है, ये संकट सबके ऊपर आना है और ये कोई एक धर्म का मामला नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक कहा मदनी साहब ने कि कल को आप जो है आप दिखा तो रहे कि हम मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। भाई बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, उसका ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का हो रहा है, ज्यादा आबादी उनकी है। अशिक्षा बढ़ रही है तो ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। स्वास्थ्य की बदहाली है तो ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। 45 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में, 95 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में डूब गए, ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? तो इसलिए ये एक हवा दिखाया जाता है। हाँ, मैं मदनी साहब से ये जरूर कहना चाहूंगा, ये मत सोचिए कि सिर्फ ये मुस्लिम को टारगेट करते हैं, जो इनके खिलाफ बोलता है उसको टारगेट करते हैं। हम लोगों को पकड़ के जेल में क्यों डाला? क्योंकि इनके खिलाफ बोलते हैं। और इस देश की खूबसूरती ये है। मैंने तो अपने बायोडेटा में तो मैंने बताया भी नहीं किसी को कि आपको जेल में डाला। 6 महीने जेल होके आया, क्योंकि इनके खिलाफ बोलता हूं। पवित्र हो गया तो इनके खिलाफ बोलिए तो आपको जेल भेज देते हैं। और देखिए सर, इस देश में ये नफरत फैलाने में सफल क्यों नहीं होंगे? 232 लोगों ने लोकसभा में इस बिल के खिलाफ वोट दिया। कितने मुसलमान थे? सिर्फ 24। बाकी कितने थे? हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। सही बात है। 95 वोट राज्यसभा में पड़े। कितने मुसलमान थे? 2, 4, 5। बाकी सारे हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, आप तो हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारी पार्टी की तरफ से जो वकील है वो कश्मीरी पंडित है। मैं तो खुद कहता हूं, कश्मीरी पंडित है। असली में हिंदू मैं हूं, तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि कश्मीरी मैं पंडित हैं। तो हिंदू मैंने जो इनको- आदर्श है उन पे चलता हूं। मैंने इनको पार्लियामेंट में कहा कि आप लोग फसाद फैलाने वाले हिंदू हो और हम लोग सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं। ये बुनियादी फर्क है। इसलिए इस मुल्क को ये तोड़ नहीं पाएंगे। इस देश में ऐसे बहुत सारी करोड़ों की संख्या में सेकुलर लोग हैं। ये 3 चीजों की जरूरत होती है। बताइए। काम कर रहे हैं, एक्ट लेके आ रहे हैं, देश का भला होगा, या हिंदुओं का यानी मेजोरिटी सोसाइटी का भला होगा, या मुसलमानों का भला होगा। इस एक्ट के बनाए अमेंडमेंट लाने से ना देश का भला है, ना हिंदुओं का भला है, ना मुसलमानों का भला है। अगर वो दोनों चीजें भला हो रही होती, मसलन देश का भला हो रहा होता और मुसलमानों को कुछ नुकसान भी हो रहा होता, तो भी हमारे सर आंखों पे था। भला तो किसी तरह है ही नहीं, हर तरह से बुराई ही बुराई है। तीनों सोसाइटी के तीनों हिस्सों के लिए, यानी देश के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए। फायदा तो मुझे कहीं से नजर आता नहीं। अगर मोदी जी की सरकार वाकई ईमानदार थी वक्फ को मजबूत करने में, तो उसे 2 काम करने चाहिए थे। एक तो मुतवल्लियों की नियुक्ति, उसको अच्छे तरीके से, उसमें कोई कमजोरी न रहती, वो कर देती। क्यों? वक्फ से जितनी भी शिकायतें हैं, हाँ, वो मुतवल्ली इंटरनल शिकायतें जितनी हैं, जी हाँ, वक्फ से जो शिकायतें हैं वो मुतवल्ली से हैं। बिल्कुल। इंटरनल। हाँ, मतलब जो मुसलमानों की भी हैं, जिससे वक्फ को कमजोर कहा जाता है, जिससे वक्फ को बदनाम कहा जाता है, मुतवल्लियों की नियुक्ति जो है वो सही तरीके से इनको कर देनी चाहिए थी। वक्फ बोर्ड के गठन में
डेमोक्रेसी आनी चाहिए थी, वो जितनी थी वो भी खत्म कर दी, कम कर दी। वही दूसरी बात मैं यही कह रहा था जो हजरत ने कही कि वक्फ का जो मैनेजमेंट की कमेटियां बनती हैं वक्फ बोर्ड की या वक्फ काउंसिल की, उसको और ज्यादा डेमोक्रेटिक इनको करना चाहिए था। ये काम तो इन्होंने किया नहीं। और किया क्या, मुसलमानों को मजबूत करने का सुबह से शाम तक ये दावा करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, मैं आपके यहाँ दोहराना चाहता हूँ, मुसलमानों के लिए जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स थी सब इन्होंने आज सब की सब जो है वो डस्ट। ये सही बात है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद है, मदरसा भी बंद है, मौलाना आजाद फेलोशिप बंद है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन माइनॉरिटीज के लिए चलता था वो बंद है, उर्दू के प्रमोशन के लिए जो NCPUL है वो बंद पड़ी है। और मेरे पास एक प्रोग्राम था जो 15 सूत्रीय प्रोग्राम प्रधानमंत्री का कहा जाता था, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु। उसके अंदर करीब 28 पॉइंट थे जिसमें ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा। वो बिल्कुल डिफंक पड़ा है। जितनी भी माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए स्कीम थी उनका बड़ा फायदा मुसलमानों को ही मिलता था। ये भी सत्य पंचर बनाते हैं और अब कह रहे हैं पंचर बनाते हैं। नहीं, हम लोग पकौड़ा बनाते हैं, आप पंचर बनाते हैं, हम पकौड़ा बनाते हैं। तो ये बातें मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने सिर्फ मुसलमानों को डिफेम करने के लिए और मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप एक परसेप्शन बनाने के लिए इस बिल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और फायदा थर्मामीटर लेके राष्ट्रभक्ति इनकी चेक करते हैं रोजाना। जिन लोगों का आजादी के आंदोलन में 1 पैसे का योगदान नहीं रहा, जिन्होंने 12 साल तक अपने मुख्यालय पे नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, वो राष्ट्रभक्ति सबकी चेक करते रहते हैं, किसी को भी गद्दार बोल देते हैं। इस बिल को लेके हम लोगों ने जो बातें की तो हमारे पोस्टर लगाए गए हैं। नहीं, वो खैर हम सभी के तो ये है। सर, जो संजय सिंह जी बता रहे थे कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ एक कैंपेन करना शुरू कर दिया है। नॉट नाइस, नॉट नाइस। सही। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर ये चर्चा को हम खत्म करेंगे। कि जहाँ तक मंदिरों का सवाल है, आपने कहा कि उनके पास भी लाखों एकड़ की जमीन है, अच्छी बात है, लेकिन उनको फायदा इस बात का है कि लोग आकर वहाँ बड़े बड़े चढ़ावे देते हैं। इस देश में आज नहीं लेकिन सैकड़ों साल मंदिर की संपत्ति बढ़ती रही। हाँ, खूब संपत्ति रही। उसके द्वारा वो ट्रस्ट बनाकर कॉलेज चलाते हैं, शिक्षा का बड़ा अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास संपत्ति भी है और उस संपत्ति से वो पैसा भी बनाते हैं, उससे वो सामाजिक कार्य भी करते हैं, अच्छे कार्य और बड़े अच्छे कार्य करते हैं कई जगह। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो समाज और जो वक्फी प्रॉपर्टी है, जहां ऐसा कुछ है ही नहीं, जहां कमाने का साधन ही नहीं है, इन्होंने ये नहीं सोचा कि भैया ये सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि इनके पास तो कोई ऐसा साधन है नहीं सब। तो ये इसलिए मुझे इस सोच पे शक है। बस एक बात सर इस पे कह दूं, जो जावेद भाई ने कहा कि भाई ट्रिब्यूनल के बारे में एक अफवाह फैलाई जाती है कि इसका फैसला अंतिम है। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ तो हाई कोर्ट के फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कई फैसले आए हैं। और देश भर में सर बहुत सारे हिंदू एंडोमेंट एक्ट बने हुए हैं, उनके बोर्ड बने हुए हैं, और उनको भी वही सारे अधिकार हैं जो वक्फ बोर्ड को है। हिंदुओं के ट्रस्ट और बोर्ड वो को संपत्ति बढ़ा सकते हैं, वक्फ को कोई ऐसा साधन नहीं है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वही कह रहा हूं कि लेकिन सर उसमें तो फिर संविधान आ जाता है, जिसका जिक्र आप बार बार कहते हैं कि संविधान की धारा 26 क्या कहती है कि अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करेंगे और अपने हिसाब से पूजा अर्चना उपासना इबादत। वो अलग, मैं एक और बात कह रहा था। मान लीजिए इनके यहाँ चढ़ावे का सिस्टम नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, अपना प्रबंधन अपने हिसाब से करें। मैं एक और बात कह रहा था कि भाई अगर वक्फ के द्वारा थोड़ा बहुत मुस्लिम समाज को फायदा होता है और मुस्लिम समाज के पास ऐसा साधन भी नहीं है कि वो अपनी कम्युनिटी में इतना पैसा खर्च कर सके जो हिंदू टेम्पल्स करते हैं,
मतलब कि उनके अपनी संपत्ति से वक्फ के द्वारा ये साधन भी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस बना सकें, लोगों को शिक्षित कर सकते, वो भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत सामाजिक कर भी रहे थे उसको भी आप खत्म करना चाहते हैं। खत्म करना ये बात मैं और आपको अगर चिंता है तो अपने 2-4 जो चोर दोस्त बाहर भागे उनको पकड़ के लेके आइए, उनको दीजिए। सर, मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से आपसे कि जो नेताओं को करना था वो पार्लियामेंट में कर लिया, जो उलेमाज को करना था, इन्होंने जो बीजेपी की कैंपेन थी उसके खिलाफ लोगों में एक जागरूकता चलाई, वो इनका काम भी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब ये जो हमारे देश के न्याय शास्त्री हैं या जो हमारे देश के अधिवक्तागण हैं, खासतौर से आपके जैसे, अब ये जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि संविधान को चुनौती है, आर्टिकल 26 को चुनौती है। बुनियादी बात तो वहीं से शुरू हो रही है। और मैं तो प्रोग्राम में आने से पहले ये सोच रहा था कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ उल्टा हो गया, सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए। क्योंकि मैं काउंसिल हूं और मैं बहस करूंगा, उचित नहीं है जी कि मैं ये सवाल आज रखूं और अपनी बात मैं जो रखूं। सोच रहा था, करेक्ट, सवाल हमें पूछने चाहिए। मैंने इसलिए ये चर्चा की क्योंकि जनता को मालूम नहीं है। जो जानकारी आप लोगों ने आज इस प्रोग्राम द्वारा जनता को दी है ना, वो आज तक जनता को मालूम नहीं है। तो अगर जनता को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको ये समझ आएगा कि इसके पीछे कोई मुसलमानों के प्रति उनके कोई सोच नहीं है, ये एक अलग ही सोच है, कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक।